जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी और मेजर जनरल सतबीर सिंह जी और जो इनके साथ के एक्स सर्विसमैन के जो ग्रुप हैं, जो लोग हैं, इनको मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम इस नतीजे पे पहुंच पाए हैं कि कोर्ट से हमें कुछ ही टाइम बाद अच्छी खुशखबरी मिलेगी OROP 2 पर। तो इन्होंने बहुत योगदान दिया पेंशन के रिवीजन के लिए, जो काफ़ी साल से पेंडिंग में था कोर्ट की तरफ से। बहुत बड़ा इनका योगदान है, तो इनको हम दिल से सल्यूट करते हैं। तो दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है इसमें जो ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी है एक स्पीच दे रहे हैं, एक इंटरव्यू दे रहे हैं। तो क्या क्या इन्होंने बातें कही OROP 2 को लेकर और कब तक कोर्ट का जजमेंट आ पाएगा, इसके बारे में भी ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने बताया। तो दोस्तों एक ये पूरी स्पीच है, आप ये सुनिए और आई होप इनकी स्पीच ही आपको अच्छी लगेगी। एक मोटिव स्पीच है जो आप ये सुनिए। शुरू करो सर। ओके, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, मैं ग्रुप कैप्टन गांधी, वाइस चेयरमैन IASM, शुरू से ही आपके वेलफेयर के कामों में लगा हुआ हूं। हमारा सरकार के साथ हमेशा से ये डिमांड रही है कि सब फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। आप सबको याद होगा कि ये डिमांड 40 साल पुरानी है। हर सरकार ने कोशिश करी इसको हमारी पेंशन बढ़ाने की, पर 1 रैंक 1 पेंशन किसी ने नहीं दी। इस सरकार ने भी हमको 1 रैंक 1 पेंशन देने का वायदा किया, लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया 7 नवंबर 2015 को, उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंडीशन लगा दी जिसके कारण आपकी पेंशन में बहुत एनॉमलीज आ गई। ये एनॉमलीज इस प्रकार है कि उन्होंने आपकी पेंशन शुरू तो करी 1 जुलाई 2014 से, और उसको फिक्स किया बेसिक पेंशन को मीन ऑफ 2013 की पेंशन। मतलब आपको आज के पेंशनधारियों से 1.5 साल 1.5 इंक्रीमेंट पीछे रखा गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी इक्वलाइजेशन हम 5 साल बाद करें। इससे मेरे दोस्तों आपको नुकसान इससे नहीं हुआ। एक तो आपकी पेंशन 1.5 इंक्रीमेंट पीछे रखी गई। दूसरा, जब आपको 7वां पे वेतन दिया गया उसमें भी आपको 7वें पे वेतन का पूरा बेनिफिट नहीं दिया गया। तीसरा, आपकी पेंशन आज के पेंशनधारियों से 5 साल तक कम रहेगी। इस बात को लेके हमने सरकार से बहुत बातें करी। जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आपके नाम से रिट पिटीशन फाइल करी। रिट पिटीशन का नंबर है रिट पिटीशन सिविल 419 ऑफ 2016। अब आप लोग सब इस बात से परेशान होंगे कि इस रिट पिटीशन को सॉल्व होने में 6 साल क्यों लग गए। सच बात तो यह है कि हमने 2016 में इसको फाइल करा और 2018 में हमने इसके अंदर अमेंडमेंट करे, जिसमें हमने बहुत सी चीजें जो पहले छूट गई थी वो डाली। तो वास्तव में तो ये रिट पिटीशन हमारी जो है 2017-18 में ही स्टार्ट हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में कम से कम 3 साल लगे और 2019 में हमारी पहली सुनवाई, जिसको हम सही में पहली सुनवाई बोलते हैं, वो करी गई। आप सबको बताते हुए मुझको ये हर्ष होता है कि ये रिट पिटीशन आपकी जो देश के नामी सीनियर वकील श्री राम जेठमलानी जी हैं, उनके देख रेख में बनी है। इसलिए ये रिट पिटीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी। उन्होंने हमारा केस रिप्रेजेंट करने के लिए हमसे कोई भी पैसा नहीं लिया। उन्होंने प्रो बोनो इस केस को हैंडल करने का, रिप्रेजेंट करने का फैसला किया था। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे और 2017 में 18 में उनकी
मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दी। उसके बाद हमारे पास ये सवाल था कि अब हम किस सीनियर वकील को लगाएं जिससे कि हमारी पिटीशन जो हमारे लिए अच्छे से रिप्रेजेंट करे और हम इस केस को जीत पाए। हमने पहले श्री सलमान खुर्शीद जी को कांटेक्ट करा, फिर हमने श्री वीके तनखा जी को कांटेक्ट करा, लेकिन फाइनली हमने मिस्टर हुजैफा अहमदी को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करी, और वो भी आप लोगों की इज्जत के कारण इस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रो बोनो तैयार हो गए। पहली बारी वो हमारे लिए 1 मई 2019 को अपीयर हुए, और उस दिन उनकी देखरेख में हमने एक डॉक्यूमेंट कोर्ट को सबमिट करा। इस डॉक्यूमेंट में हमने जो सरकार ने हमको पेंशन दी है उसकी सारी कमियां कोर्ट को समझाई। उस दिन 1 मई 2019 को जज साहब ने मेरे को भी टेक्निकली सारी बातें रखने का समय दिया, और मैंने उनको पूरी तरह से समझाया कि किस तरह से ये 7 नवंबर 2011 की चिट्ठी में हमको किस तरह का नुकसान होगा, और हमको परपेचुअली आगे के फ्यूचर के लिए भी 1.5 साल का हर वक्त नुकसान होगा। जज साहब वो ये बात समझ गए, और उन्होंने सरकार को एक ऑर्डर दिया कि हम ये समझते हैं कि ये जो एनॉमलीज पिटीशनर से बताई हैं, इनको आप पिटीशनर के साथ बात करके इनका सोल्यूशन निकाला जाए। उसके बाद हम 1 जुलाई 2019 को रक्षा मंत्री जी को मिले, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और हमारा केस वापस सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी डेट फिक्स हुई 24 मार्च 2020, लेकिन बदकिस्मती से 20 मार्च 2020 को कोरोना के कारण सारे देश में लॉकडाउन लग गया और 2 साल तक केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जैसे ही कोरोना का काल खत्म हुआ है, हमारे वकीलों की अथक मेहनत के कारण ये केस सबसे पहले नंबर पर लगाया गया। पिछले 3-4 बारी से इसको पहले नंबर पर लगाया जा रहा था, पर किसी न किसी कारण से कोर्ट नहीं बैठ पा रहा था, और इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हुई। फाइनली 15 फरवरी 2022 को हमारा आरोपी का केस नंबर 1 पे लगा और हमारी सुनवाई हुई उस दिन। अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूं कि 15 फरवरी में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद 15 फरवरी को हमारे जेफा जी ने अपने आर्गुमेंट रखे, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से एएसजी मिस्टर वेंकट रमन ने अपने आर्गुमेंट रखे। कैसे कैसे इस केस की प्रोग्रेस हुई ये मैं आपको एक बारी बारी से समझाता हूँ। 15 फरवरी को जब ये केस नंबर 1 पे लगा, तो सबसे पहले मिस्टर हुजैफा को मौका दिया गया कि आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। हुजैफा जी ने 4 घंटे लगाए और जज साहब को शुरू से लेके तीसरे पे वेतन से लेके और आज तक ओआरओपी का मतलब समझाया और ओआरओपी क्यों इंपॉर्टेंट है इसका भी मतलब समझाया। उन्होंने ये भी समझाया कि जो पुराने पेंशनधारी हैं, जो 1960, 65, 70, 75, 80 में रिटायर हुए हैं, उनकी सर्विस कंडीशन आज के सैनिकों से बहुत ही मुश्किल थी। क्यों? ना तो उस वक्त अच्छी तरह के कपड़े हुआ करते थे, ना अच्छे टेंट हुआ करते थे, ना अच्छे वेपन हुआ करते थे, ना अच्छे शूज हुआ करते थे, और फिर भी हमारे सैनिक -57 डिग्री के ऊपर पहरा देते थे और प्लस 48 डिग्री की पहरा देते थे। तो उन्होंने जब ये समझाया तो जज साहब को भी ये समझ में आया।
उसके बाद उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इन 3 अनोमलीज के कारण ये OROP वन रैंक वन पेंशन नहीं है, बट वन रैंक एंड डिफरेंट पेंशन। उन्होंने ये भी समझाया कि एक घर के अंदर अगर 3 पुश्ते हैं और तीनों पुश्तों, दादा, बेटा, ग्रैंडसन, अगर हवलदार से रिटायर होते हैं तो उनको तीनों को अलग अलग पेंशन मिलती है। तो उन्होंने कोर्ट में ये भी बताया कि यूनिफॉर्म पेंशन, रिमेंबर करिए कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म पेंशन का मतलब है कि पेंशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी समझाया कि ऑटोमेटिकली का मतलब होता है कि आप आजकल के कंप्यूटर की एज में एक बटन दबाने से कोई भी नया डेट निकाला जा सकता है। तो जब उन्होंने ये सब चीजें समझाई और अपना पूरा का पूरा केस जज साहब ने समझाया, तो जज साहब ने उनसे बड़े सवाल पूछे। सवाल इस तरीके से कि दूसरे लोगों को 10 साल की मिलती है, आपको 5 साल की दे दी गई है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपका इक्वलाइजेशन 5 साल में किया जा रहा है। तो उन्होंने समझाया कि 5 साल के इक्वलाइजेशन का मतलब है कि 5 साल तक हमको 1.5 इंक्रीमेंट कम मिलेगी आज के पेंशनधारियों के हिसाब से। और उन्होंने ये भी समझाया कि फौज के अंदर रैंक का बहुत बड़ा महत्व होता है और एक सीनियर रैंक को जूनियर रैंक से कम पेंशन कभी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो 7 नवंबर की चिट्ठी निकली है, इसके हिसाब से एक नायक को एक आज के सिपाही से कम पेंशन मिल रही है। और इसके बारे में हमने जब वो अपने पेपर प्रेजेंट करे और जज साहब को समझाया, जब ये सब समझा दिया और इसके बाद अब केएसजी का टाइम आया उनको अपना केस प्रेजेंट करने की, तो आप सबको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि एएसजी श्री मिस्टर वेंकट रमन ने जब अपना आर्गुमेंट शुरू करा तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि ये सरकार ने फौजियों की बड़ी इज्जत करती है, फौजी हमारे देश की रक्षा के ऊपर, देश की रक्षा में बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, इसलिए सरकार ने इनको ऑनर करने के लिए जो 40 साल पुरानी वन रैंक वन पेंशन की समस्या चल रही थी उसका समाधान निकाला है और उसको उन्होंने वन रैंक वन पेंशन फौजियों को दे दी है। और जब जज साहब ने पूछा तो ये जो डिफरेंस बता रहे हैं पटिशनर, ये कैसे आएगा, इसका क्या सोल्यूशन है, तो उन्होंने बोला साहब ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि जो पुराने फौजी हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं नए फौजियों के साथ, उन पुराने फौजियों को एनएसीपी नहीं मिली हुई और नए फौजियों को एनएसीपी मिली हुई है। हमको उसी वक्त समझ में आ गया कि ये जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उनके बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे तो हमको अपने समय का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये समझाया कि क्योंकि हम दो कंपैरेबल्स को, दो डिफरेंट कंडीशन को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए पेंशन में फर्क आएगा। फिर उन्होंने ये समझाया कि ये सरकार का एक पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी डिसीजन को कोर्ट के अंदर नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ये फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये हमेशा के लिए कोई और लोग भी इसको डिमांड करना शुरू करेंगे। ये जो घिसी पिटी हुई चाल थी जो पिछले 40 साल से सरकारें हमारे प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री को समझाते आ रहे थे कि जी ये अगर हम दे देंगे तो इतने 1000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा या इतने 1000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा, और उन्होंने उनको बहुत डराया। लेकिन आप लोगों की मेहनत के कारण जज साहब ने उनसे बड़े सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछा कि अगर आपने एनएसीपी दे रहे हैं तो ये कब से शुरू हुई है। उन्होंने बोला कि एमएससीपी 2006 से शुरू हुई है। तो बोला जी अगर 2006 से एमएससीपी शुरू हुई है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुराने लोगों को एमएससीपी नहीं मिलेगी। पर उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने फिर उसको घुंडी घुमाई और उसका अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट किया। फिर जज साहब ने पूछा कि आप ये बताइए कि अगर एमएससीपी हम सबको देंगे तो आपका खर्चा कितना आएगा।
तो बोला साहब हमको उसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। तो जज साहब ने बोला ठीक है, आपको अगर 1 हफ्ते का समय चाहिए तो हम ये जो है 23 तारीख के लिए डेट फिक्स करते हैं और आप लोग 22 तारीख से पहले अपना एफिडेविट ओथ के अंदर कसम खा के सबमिट करेंगे। हमको सरकार ने एफिडेविट दिया 21 तारीख दोपहर में। मेरे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारी सारी की सारी टीम 21 तारीख दोपहर से बैठ गई और हुजैफा जी के डायरेक्शन के अंदर हमने इसका सोल्यूशन निकाला। एक एक जो उन्होंने मुद्दा दिया था उसको हमने बताया कि वो कैसे गलत है और वो कैसे बढ़ा चढ़ा के फिगर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने ये बोला, सबसे पहली बात तो उन्होंने अपनी पुरानी बात काटी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम नॉन एमएससीपी वाले सोल्जर को एमएससीपी वाले सोल्जर से कंपेयर कर रहे हैं। इस एफिडेविट पे उन्होंने ये लिख के दिया है कि उन्होंने जो एमएससीपी स्कीम है जो 2006 से चल रही है और उसको 30 साल पीछे तक सबको उन्होंने एमएससी को एडवांटेज दे दिया। मतलब जो भी सोल्जर 1976 के बाद भी रिटायर हुए हैं उनको भी सबको एमएससी का एडवांटेज मिल चुका है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट ये किया कि 1976 से पहले कितने सोल्जर रह गए हैं जिनको एडवांटेज नहीं मिला, लगभग सिर्फ 3 लाख। हाँ सर। और एएसजी में बहुत लंबा हो जाएगा, आज तो 2 में कर लो। करो करो सर, करो करो करो। एएसजी ने ये कैलकुलेट करके बोला कि अगर हम सबको एमएससीपी एडवांटेज देंगे तो खर्चा लगभग 9,411 करोड़ का सरकार के ऊपर पड़ेगा। हम लोगों ने ये कैलकुलेट करा कि अगर ये सबको एमएससीपी देंगे, जो 1976 तक तो सबको दे चुके हैं, उसके पहले के जो लोग सिर्फ 3 लाख लोग रह गए हैं जो हमारे फौजी है, उनको देने में खर्चा सिर्फ 338 करोड़ आएगा। अब आप ये देखिए कि सरकार कैसे खर्चा बढ़ा चढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को डराने की कोशिश कर रही थी। जहां खर्चा 338 करोड़ का आना है उसकी जगह उन्होंने दिखाया 9,411 करोड़। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अगर हम सबकी पेंशन मैक्सिमम के हिसाब से देंगे 2013 के जो कि पिटीशनर मांग रहे हैं, और अगर हम इक्वलाइजेशन पीरियड को कम करेंगे तो सरकार के ऊपर खर्चा आएगा 142,000 करोड़ का। 142,000 करोड़ का सर। हमने इसका भी कैलकुलेशन रात में ही बैठ के निकाला। हमने उनको ये सबसे पहले ये बोला कि जो आप बोल रहे हो कि हम मैक्सिमम सारे लोगों को एक्स ग्रुप की पेंशन देने के लिए, हमने ये कभी नहीं मांगा कि एएसजी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जज साहब को। हमने ये मांगा था एक्स ग्रुप की मैक्सिमम पेंशन मिलनी चाहिए, वाई ग्रुप को वाई ग्रुप की मैक्सिमम पेंशन मिलनी चाहिए। जो कि पहले के रक्षा मंत्री श्री पारीकर साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ने वर्कआउट किया था और हमने वो टेबल अपने रिप्लाई के साथ लगाया, जिसमें खर्चा, एडिशनल खर्चा केवल 2,910 करोड़ का। हमने जज साहब को ये समझाया कि एजी साहब ने जो बताया है हमने तो वो कभी मांगा ही नहीं। हमने जो मांगा है, जो हमारे लिए जो हमारी डेफर्ड वेजेस है, हम अपने अधिकार से 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं मांगते और खर्चा केवल 2,910 करोड़ का है। इसमें जज साहब ने सबसे बड़ा एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो आप केस लड़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज अफसोस को होगा या किसको होना है? तो आप लोग हैरान होंगे कि जब हमने ये बताया कि आउट ऑफ 25 लाख जो हमारे सोल्जर्स हैं
इसमें से 96% ओआरएस एंड जेसीओज हैं, ऑफिसर्स केवल 4% है। हाँ, तो जब ये जज साहब ने चुना तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं, कहते हैं कि इसका सारा एडवांटेज ओआरएस को, सोल्जर्स को और विडोज को होगा। हमने बोला यस। हाँ, तो इस बात का ये स्पेशल नोट किया गया कि ये जो लड़ाई ऑफिसर्स लड़ रहे हैं आपके, हाँ, जनरल सब्बीर और मैं और आपकी पूरी गवर्निंग बॉडी, ये केवल हमारे ओआरएस, जेसीओज और विडोज के लिए। इस बात का एक स्पेशल संज्ञान दिया गया, जज साहब ने नोट किया और उन्होंने एजी साहब से पूछा तो देने में मुश्किल क्या है आप लोगों ने, उन्होंने उनको ये सवाल पूछा, आप लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का इतना शोर मचाया पर दिया तो कुछ भी नहीं। हाँ, हुजैफा साहब ने इस बात के ऊपर फिर से एक्सप्रेस करा कि सर ये ऑफिसर्स केवल अपने ओआरएस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हाँ। अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इस बात का स्पेशल संज्ञान दिया गया और ये सारा डिस्कशन करने में आप सोचो कम से कम हमको जज साहब ने 15 घंटे का आर्गुमेंट हुआ, 15 तारीख को और फिर 23 तारीख को, 22 तारीख को और 23 तारीख को 15 घंटे का आर्गुमेंट हुआ। और उसके बाद अब ये जज साहब ने बोला कि आप लोगों ने दोनों के हमने आर्गुमेंट सुन लिए, हमको पूरा केस समझ में आ गया है, अब हम इसके ऊपर सोच विचार करके अपना जजमेंट देंगे। दोस्तों हमने अपना काम पूरा कर लिया है पूरी ईमानदारी के साथ और हमने अपने ओआरएस का और जेसीओ का केस बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया है और हमने ये सिद्ध भी कर दिया है कि ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है, ये वन रैंक एंड डिफरेंट पेंशन है। इसमें हमको हमारे सोल्जर्स को और हमारी विडोज को जो नुकसान हो रहा है, हमने यहाँ तक बोल दिया कि सर ऑफिसर्स को जो भी फायदा होगा उससे तो ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारी विडोज को और सोल्जर्स को फायदा होगा उससे उनके बच्चे पढ़ेंगे और उनकी बच्चियां पढ़ेंगी। इतना करने के बाद जज साहब ने हमारा केस खत्म करा और उन्होंने बोला कि अब हम सोच विचार के जजमेंट देंगे। मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं कि इसका जजमेंट लगभग 15 या 20 दिन के बाद आएगा। हो सकता है कि यूपी के ये इलेक्शन खत्म होने के बाद आए। तो दोस्तों आप सबको मैंने पूरी की पूरी सिचुएशन समझा दी है। अब हमें जजमेंट का इंतजार है, इसलिए ये किस तरफ जाएगा अभी नहीं कह सकते। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारे फेवर में जाएगा और आप सब भी उम्मीद यही करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सर आपसे कुछ, जय हिंद। आप सवाल पूछिए। सर जो मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ज्यादातर जब से केस चल रहा है तब से जेसीओज और जवान और जितने भी लोग हैं उनके सबके मन में यही था कि इस डिले का कारण गवर्नमेंट का इसमें कुछ हाथ है और वो जो है इंटरफेयर करके इस डिले करा रही है, टाइम डिलेइंग कर रही है। तो आप क्या इस पर क्या आपका जवाब है सर? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा लिया कि हमको पूरी वन रैंक वन पेंशन ना मिले। जो वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन है वो तो वो बदल नहीं सकते थे, उन्होंने उसके अंदर ऑटोमेटिक वर्ड को बदल के पीरियोडिक कर दिया, इक्वलाइजेशन 5 साल पे कर दिया, आपकी पेंशन डेढ़ इंक्रीमेंट पीछे कर दी। पर सत्य तो यही है, सच तो बात यही है कि जो डेफिनेशन वन रैंक वन पेंशन की है हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, हम एक्स्ट्रा मनी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इज्जत के लिए अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। सर ये जो जज थे क्या वो सरकार के दबाव में आकर के हमारा केस डिले कर रहे थे? आप ऐसा गलत है, ये गलत है। जज साहब सरकार के किसी दबाव में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी दबाव में नहीं है। आपको ये सब मैंने इसीलिए बताया कि जबकि हमने केस 2016 में रजिस्टर करा था, एक्चुअली केस की सुनवाई तो 2000 अमेंडेड पिटीशन के बाद शुरू हुई। तो इसको माना जाए कि 2017 के एंड में या 2018 के बिगिनिंग में ये केस शुरू हुआ। कोई भी केस जब फाइल किया जाता है तो 2 या 3 साल लग जाते हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में। हमने पहले एक पिटीशन डाली, उन्होंने जवाब दिया, फिर हमने उसका जवाब दिया, उन्होंने उसका जवाब दिया। ये करते करते इस पूरे प्रोसीजर में 2 या 3 साल लग जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि
अगर हमको ये जजमेंट जो हमारा मिल रहा है 18 से 2022 के बीच के अंदर केवल 4 साल में, तो ये बहुत जल्दी हुआ है। मैं आप लोगों का सबका ये शक दूर करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई दबाव नहीं था। हमारे जज साहब, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, फ्री है, और वो बहुत अच्छा फैसला देंगे। और बोलिए। मेरा सवाल अगला ये है सर कि क्या जो जजमेंट आएगा उस पर सरकार कोई इंटरफेरेंस कर सकती है या कोई और भी बहाना ढूंढ सकती है, आगे पीछे कुछ कर सकती है? देखिए, कानून के हिसाब से सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार इसके ऊपर एक रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकती है, पर क्योंकि 3 जजों की बेंच है, अगर सिंगल जज की बेंच होती तो रिवीजन पिटीशन का कोई मतलब बनता था। क्योंकि ये 3 जजों की बेंच है, और अगर ये फैसला अच्छा, तीनों जजों की मर्जी से आया तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार को हमें देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एक और है सर, मैक्सिमम मिनिमम के जो एवरेज का जो है, तो उससे हमारे जो सीनियर पे जो पेंशनर जो जिन्होंने ज्यादा सर्विस किया उनको कितना नुकसान होगा सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर हमको मैक्सिमम पेंशन मिल जाती है तो नुकसान किसी को नहीं होगा। अच्छा, और हमको एवरेज मिलती है तो जो कुछ लोग जिनको एवरेज से ज्यादा मिल रही थी उनको तो उतनी मिल रही है, जो मतलब एवरेज से ज्यादा मिलेगी तो आज वालों को मिलेगी, पुराने वालों को तो नहीं मिल रही उतनी। सिर्फ जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उनको एवरेज से ज्यादा पेंशन मिल रही है। अच्छा, पुराने वाले सबको एवरेज से कम मिल रही थी। तो जो ये 7 नवंबर वाली चिट्ठी आई है, इसमें पुराने वाले सबको फायदा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको और फायदा हो, क्योंकि आपका अधिकार है वो। आपको अगर मैक्सिमम मिलेगी तो आप सबको और फायदा होगा। ये है मैक्सिमम का मतलब। हमने इसके लिए चिट्ठी भी लगा के दी है जो 2013 में सरकार ने निकाली थी कि जेसीओज और ओआर की पेंशन should be fixed at the maximum notional across the 3 services। वो चिट्ठी भी हमने लगा के दी कि जब पहले ही हमको मैक्सिमम मिल रही थी तो आपने मिनिमम कैसे कर दी। तो दोस्तों, आप सबको फायदा होगा, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बारी आप सबको फायदा होगा। सर, मैं सुखदार मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल जेसीओज ऑफिसर्स एंड बीइंग ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, शुरू से आपके जो इसके अंदर लगाव था, इसके अलावा भी इंडियन एक्स सर्विसमैन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर। हमने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है आप कितना मेहनत करते थे, सारा स्क्रिप्ट वगैरह लिखना, वकीलों के पास जाना, इसका फाइनेंशियल इंप्लीमेंट। सर, यू हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पेशली जेसीओज एंड जवान। आपको एक बहुत बड़ा सलूट है सर, और चेयरमैन की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो अभी तक ब्रीफिंग दी है, इतनी अच्छी ब्रीफिंग दी है कि एक साधारण से साधारण सिपाही को भी समझ में आ जाएगा कि इतने साल तक जो डिले हुआ और वो क्यों हुआ। लोगों का भ्रम टूटेगा कि सरकार के इंटरफेरेंस से हमारा जो है डिले हुआ। दूसरी बात आपने ये बताई कि जो जजों का एटीट्यूड था वो बहुत ही हेल्पफुल था। ईश्वर की कृपा से 1-2 मैंने सुना था, कल जो फाइनल जजमेंट जो आर्गुमेंट हो रहा था और जो एफिडेविट पर बहस हो रही थी, उसमें मैं शुरू से लेके अंत तक शामिल था। मैंने देखा बार बार लोग पीछे मुड़ करके, हमारे वकील जो थे जो बहस कर रहे थे वो आपसे सलाह ले रहे थे और वहां एकदम तैनात बैठे थे। प्लस हम लोग बैठे हुए थे, बार बार फोन करके आपसे पूछ रहे थे, और आप ये सारा टेंशन और प्रेशर जो है आप कोर्ट में बैठकर झेल रहे थे। ये एक सर्विसमैन अभी जो है वो और जो आने वाले हैं, ये एक इतिहास जो है आपको हमेशा याद रखेगा। और मुझे उम्मीद है आगे भी अभी आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो एक बार पुनः आपके इस सारे मेहनत के लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं।
थैंक पांडे साहब, मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट के अंदर मैं बैठा जरूर हुआ था, और ये आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि अगर मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पर फिंगर टिप्स पे नहीं होती तो मैं अपने वकील साहब को गाइड नहीं कर पाता। आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी फिंगर टिप्स पर थी, और जितनी बारी वकील साहब को जरूरत पड़ी उतनी बारी मैंने उनको सही गाइडेंस दी, सही इंफॉर्मेशन दी, जिसके कारण हमारा केस और स्ट्रांग हुआ। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम पहले दिन से जंतर मंतर के ऊपर ये मेंटेन करके सबको इन्फॉर्म करते हैं कि हम ये लड़ाई अपने सोल्जर्स के लिए और वीर नारियों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई अफसरों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो भी हम फायदा मांगते हैं हम आपके लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते हैं। हमको अगर अफसरों को जो फायदा मिलता है वो तो डिफॉल्ट से मिलता है। हमने आज तक कोर्ट के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा जिसमें हमने बोला हो कि हमको अफसरों को ये फायदे दिए जाएं। हमेशा हमने स्ट्रांगली यही पुट अप किया है कि मेरे ओआरस को, मेरे जेसीओ को, मेरी विडोज वीर नारियों को पेंशन कम मिल रही है, उनको ज्यादा मिलनी चाहिए। उनको कम फैसिलिटीज मिल रही है, उनको ज्यादा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई हमेशा आपके लिए रहेगी और हमेशा हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर। कोई लास्ट संदेश आप जेसीओ जवान को देना चाहते हैं सर? एक ही संदेश है, ये जो कुछ लोग जो हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं उनकी बातों में मत आइए और अपनी यूनिटी बना के देखिए। अगर हमारी यूनिटी बनी रहेगी तो हमको कोई नहीं हरा सकता। हम हर हर्डल को पार करेंगे और हम आपके लिए बहुत और फायदे की बातें करेंगे। याद रखिए, बहुत लोग हैं जो हमारी यूनिटी तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बीच में भी कुछ लोगों ने लिखा कि आईएएसएम केस हार गया, कुछ ने लिखा कि आईएएसएम की ये जो ओआरओपी केस का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये तो सर्कस कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में मत आइए और ऐसे लोगों की बातें मत सुनिए, क्योंकि वो लोग केवल और केवल अपना भला चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमारी अगर एकता बनी रहेगी तो हम हर हर्डल पास करेंगे और हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, आपने इनकी स्पीच सुनी होगी। इस स्पीच में ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी कह रहे थे कि जो पेंशन सेट होनी चाहिए वो मैक्सिमम स्केल से होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे जो पहले के वीडियोस हैं उसमें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि टॉप अप स्केल से ही हमारी पेंशन सेट होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने भी कर दी कि किस तरीके से पेंशन सेट होती आई है पहले 5th CPC में। तो उसके टॉप अप स्केल से ही पेंशन सेट होनी चाहिए OROP 2 में, तभी मैक्सिमम पेंशन मिल पाएगी पेंशनरों को। तो दोस्तों, ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने भी कहा कि जो OROP मिली है वो असली OROP नहीं है, यानी जो मिल रही है OROP हमें, उसमें 7 CPC का बेनिफिट है ही नहीं। तो पेंशन देने के लिए हमें मैक्सिमम पे स्केल से पेंशन देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप मेरे सारे पहले के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, किस तरीके से पेंशन सेट हो सकती है। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियोस का जो माध्यम है, इस तरीके से भी लोगों को पता चलता है कि क्या पेंशन सेट हो रही है, क्या चीज़ होनी चाहिए, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, एक्स सर्विसमैन के ग्रुप है, उन तक भी मैसेज पहुंचता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमें कोर्ट से हमें एक अच्छा निर्णय मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक बार मैं फिर से दिल से सैल्यूट करता हूं ग्रुप कैप्टन गांधी जी को, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को, और जो इनके साथ के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हें भी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस OROP 2 को लेकर। और काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारे ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी है, इन्होंने वकील को अच्छी तरीके से गाइड किया, OROP 2 को केस को समझाया, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफिंग करी। तो इसकी सहायता से हमारे वकील बात रख सके।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कोर्ट की तरफ से एक अच्छा फैसला आएगा हमारे हक में और हमारी जीत होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।